मैं वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 100% शेयर, सहायक संस्थानों के पूर्ण अधिकार और भारत व विदेश में मौजूद अरबों रुपए की अन्य संपत्तियों को अपने इकलौते पोते आदित्य वर्मा को देना चाहता हूं। वातानुकूलित उस विशाल कमरे की शांति को भंग करते हुए फैमिली वकील विश्वनाथन मेनन की आवाज गूंजी। 30 की शुरुआत में खड़े महंगे सूट में सजे आदित्य वर्मा के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। ये सब मेरे लिए नहीं तो और किसके लिए, उसकी आंखें ये चीख रही थीं। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वर्मा परिवार में वो अकेला था। उसकी दादी लक्ष्मी अम्मा पिछले हफ्ते दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और उसे यकीन था कि उस साम्राज्य का एकमात्र मालिक अब वही होगा। विश्वनाथन मेनन ने एक पल रुककर अपनी चश्मा ठीक किया, फिर उस दस्तावेज की ओर देखते हुए बोले, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आदित्य की भौहें हल्के से उठीं। एक शर्त? वो क्या हो सकती है? मेरे पोते आदित्य वर्मा को इस वसीयत को पढ़े जाने की तारीख से 1 साल के भीतर शादी करनी होगी। सिर्फ शादी काफी नहीं, उसे अपनी चुनी हुई लड़की के साथ एक पारिवारिक पुरुष के रूप में 1 साल तक रहना होगा। इस दौरान उसे कंपनी के रोजमर्रा के कामों पर ध्यान देना होगा और एक सामान्य पति की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। अगर वो इन शर्तों को पूरा करता है तभी वर्मा ग्रुप की संपत्तियां पूरी तरह से उसे हस्तांतरित की जाएंगी। अन्यथा मेरी मृत्यु के 1 साल बाद मेरी सारी संपत्तियां वर्मा फाउंडेशन के तहत विभिन्न चैरिटी कार्यों के लिए रख दी जाएंगी। कमरे में सुई गिरने की आवाज सुनाई देती। आदित्य के चेहरे से तिरस्कार भरी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अविश्वास और फिर दबा न सकने वाला गुस्सा उभर आया। ये क्या बकवास है? वह कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। क्या ये कोई मजाक है मिस्टर मेनन? क्या मेरी दादी को पागलपन था? आदित्य, कृपया बैठ जाओ, विश्वनाथन मेनन ने शांत स्वर में कहा। ये लक्ष्मी अम्मा की आखिरी इच्छा है, इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। शादी? मैं? और वो भी एक पारिवारिक पुरुष की तरह जीना? इम्पॉसिबल। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरी। जिंदगी को सिर्फ उत्सव मानने वाला, दुनिया भर में घूमकर पार्टियों में डूबा रहने वाला वो, और शादी करके शांत और संयमित जिंदगी जिए। उसे अपनी दादी का प्यार पता था, लेकिन इस धोखे की उसने उम्मीद नहीं की थी। 1 साल आदित्य, सिर्फ 365 दिन। तुम ये कर सकते हो, मेनन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। मैं नहीं कर सकता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। किस लड़की के गले में मुझे अपनी जिंदगी बांधनी होगी? मेरे लिए मेरी आजादी सबसे बड़ी है। आजादी या फिर ये हजारों करोड़ का साम्राज्य का मालिक बनना तुम्हारे लिए क्या बड़ा है? मेनन का सवाल एक तेज तीर की तरह उसमें धंस गया। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उसकी कार शहर की भीड़ को चीरती हुई दौड़ रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इस जाल से कैसे निकलूं? वर्मा ग्रुप के ऐश्वर्य से कोसों दूर शहर के एक साधारण हॉस्टल के कमरे में गीतांजलि, जिसे सब गीतू बुलाते थे, अपनी ड्यूटी खत्म कर थकी हारी लौटी थी। मोबाइल उठाया तो घर से 5-6 मिस्ड कॉल्स दिखे। उसने वापस कॉल किया। हेलो अम्मा। गीतू, तूने फोन क्यों नहीं उठाया बेटी? यहां अचानक पापा को फिर से सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने जल्द से जल्द ऑपरेशन की बात कही है। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। मां की आवाज कांप रही थी। गीतू का दिल भारी हो गया। उसकी नर्स की मामूली तनख्वाह से घर का खर्च और छोटे भाई की पढ़ाई मुश्किल से चल रही थी। अब ऑपरेशन के लिए पैसा कहां से आएगा? अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। पापा को कहो कि टेंशन न ले, उसने मां को तसल्ली दी। फोन रखते ही उसकी आंखें भर आईं। पिछले 6 महीनों से वो लक्ष्मी अम्मा की केयरटेकर थी। उस उम्र में भी प्यार और ममता बरसाने वाली उस दादी की मृत्यु ने उसे बहुत दुखी किया था। उनके साथ रहते हुए आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी। अब वो नौकरी भी चली गई। नई नौकरी ढूंढनी थी और बीच में पापा का ऑपरेशन। उसने लक्ष्मी अम्मा को याद किया। कितनी अच्छी थी वो। आखिरी दिनों में भी वो सिर्फ आदित्य के बारे में बात करती थी। मेरा बेटा बहुत भोला है गीतू। बाहर से दिखने वाला गुस्सा या अकड़ उसका असली स्वभाव नहीं है। प्यार करने वाला कोई नहीं होने से वो अकेला पड़ गया है। काश उसे कोई अच्छा साथी मिल जाता। उनके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। आदित्य को वो अच्छे से जानती थी। दादी से मिलने कभी कभार आने पर उसकी अकड़ और तिरस्कार भरा रवैया उसने कई बार देखा था। उनके जैसे साधारण लोगों को वो इंसान भी नहीं मानता था। कैसी विडंबना है, उसने आह भरी। अब उधार लेने के लिए भी कोई नहीं था। क्या करे, ये समझ नहीं आ रहा था और वो उस अंधेरे कमरे में बैठकर रो पड़ी। 2 दिन बाद गीतू नौकरी की तलाश में निकली थी। उस शाम जब वो हॉस्टल लौटी तो उसके सामने एक काली बेंज कार रुकी। उसमें से उतरने वाले शख्स को देखकर वो हैरान रह गई। आदित्य वर्मा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये यहां क्या करने आया? गीतांजलि? उसने अपने कूलिंग ग्लास उतारते हुए उसे देखा। हाँ, वो हकलाई। मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है, 5 मिनट। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उसने सिर हिलाया। पास के एक छोटे से कैफे में वे बैठे।
देखो, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। गीतू ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। मेरी मदद आपको? हाँ। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी दादी की वसीयत के बारे में सुना है या नहीं। मुझे अपनी संपत्ति हासिल करने के लिए शादी करनी है और 1 साल तक वैवाहिक जीवन जीना है। वो चौंक कर उसे देखने लगी। इसमें मुझे क्या करना है? तुम्हें मेरी पत्नी बनकर अभिनय करना होगा, 1 साल के लिए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक पल की स्तब्धता के बाद वो हंस पड़ी। आपको दिमाग में कोई खराबी है क्या? आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मजाक उड़ा रही हो? मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं। अगर आप गंभीर हैं तो मुझे लगता है मुझे पागलपन हो गया होगा। मैं आपकी पत्नी बनकर अभिनय करूं? मुझे देखकर कैसी लगती हूं? वो खड़ी हो गई। मुझे बख्श दीजिए, बैठो। उसकी आवाज भारी हो गई। मेरी पूरी बात सुनो। ये सिर्फ एक अभिनय है, एक बिजनेस डील। इसके लिए मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख। वो रकम सुनकर वो एक पल के लिए ठिठक गई। पापा के ऑपरेशन और कर्ज चुकाने के लिए ये रकम काफी थी, लेकिन नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती। उसके आत्मसम्मान ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। 1 करोड़, उसने अगली कीमत बोली। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक उभरी, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। आप चाहे जितने करोड़ देने की बात करें, मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अभिनय नहीं करूंगी। कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। ये कहकर वो कैफे से निकल गई। आदित्य ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसके मुंह पर इस तरह बात की थी। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। मैं तुम्हें मना लूंगा गीतांजलि, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, उसने मन में ठान लिया। आदित्य वो शख्स नहीं था जो सिर्फ बातें करके पीछे हट जाए। गीतांजलि द्वारा उसका प्रस्ताव ठुकराए जाने से उसकी हट बढ़ गई। वो जानता था कि उसे पैसे की सख्त जरूरत है, लेकिन उसका आत्मसम्मान रास्ते में आ रहा है। इसलिए उसने एक दूसरा रास्ता चुना। अगले दिन सुबह गीतू के फोन पर उसकी मां का घबराया हुआ कॉल आया। बेटी, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वर्मा ग्रुप के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस आई और उन्हें ले गई। किसी ने सारी व्यवस्था और पैसे का इंतजाम कर दिया है। कौन है ये नहीं पता। गीतू का सिर चकराने लगा। वर्मा ग्रुप का हॉस्पिटल। वो तुरंत वहां भागी। वहां इमरजेंसी वार्ड के बाहर उसकी मां और छोटा भाई खड़े थे। पापा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। क्या हुआ अम्मा? पता नहीं बेटी, सुबह अचानक पापा को तेज दर्द हुआ। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी ये एम्बुलेंस आ गई। उन्होंने कहा, गीतांजलि के पापा है ना, सब इंतजाम हो गया है। गीतू को सब समझ आ गया। ये किसका खेल है, ये उसे साफ था। वह गुस्से से कांपते हुए बाहर निकली। हॉस्पिटल की लॉबी में एक राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाए बैठा था आदित्य वर्मा। वो सीधे उसके पास गई। आपने क्या सोचा, मेरी मजबूरी का फायदा उठाएंगे? मेरे पापा को इस्तेमाल करके सौदेबाजी करेंगे? आप इतने गिरे हुए हैं? वो शांत नजरों से उसे देखता रहा। मैं सौदेबाजी नहीं कर रहा, मदद कर रहा हूं। तुम्हारे पापा को इस वक्त सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है, ऐसा इलाज जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। इस मदद के बदले मुझे क्या करना है, यह आप बिना कहे ही मुझे पता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। मैं अपने पापा को इस हॉस्पिटल से हटा लूंगी। उसके लिए तुम्हारे पास पैसा है? उसका सवाल एक कोड़े की तरह था। इस हॉस्पिटल का एक दिन का आईसीयू चार्ज कितना है, तुम्हें पता है? ऑपरेशन की बात तो छोड़ ही दो। तुम्हारे पापा की जिंदगी ज्यादा कीमती है या तुम्हारा अहंकार? उसके पास जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी में उसने इतना लाचार महसूस कभी नहीं किया था। फैसला करो। वो खड़ा हो गया। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। या तो मेरी पत्नी बनकर अभिनय करने को राजी हो जाओ, या फिर अपने पापा का इलाज बीच में रुकते हुए देखो। फैसला तुम्हारा है। उसे एक घूर कर वो बाहर चला गया। गीतू थक कर पास की कुर्सी पर बैठ गई। आदित्य ने जो जाल बिछाया था उसमें वो पूरी तरह फंस चुकी थी। अगले 2 दिन गीतू के लिए नरक के समान थे। एक तरफ पापा की जिंदगी, दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान। उसने बहुत सोचा। आखिरकार उसे एक फैसला लेना पड़ा। पापा की जिंदगी से बड़ा उसके लिए कुछ नहीं था। उसने आदित्य को फोन किया। मैं मान गई। उसकी आवाज कमजोर थी। फोन के दूसरी तरफ आदित्य के होठों पर विजयी मुस्कान उभरी। गुड डिसीजन। कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाओ, हम बात करेंगे। अगली सुबह वर्मा ग्रुप के भव्य मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने आदित्य के ऑफिस में वो बैठी थी। तो तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है? उसने कहा। हाँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। उसकी आंखों में डर गायब हो चुका था। उसकी जगह एक दृढ़ता ने ले ली थी। अरे वाह, तुम्हारी भी शर्तें? मजा आ गया। बोलो, सुनता हूं। पहली, ये सिर्फ एक अनुबंध है, 1 साल का बिजनेस डील। इसमें कुछ भी निजी नहीं होगा।
दूसरी, बिना जरूरत मेरे शरीर को छूने या मेरे साथ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं होगी। तीसरी, अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही आपने जो 1 करोड़ रुपए का वादा किया है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ये मेरे पापा के इलाज और परिवार की जरूरतों के लिए है। चौथी, 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। इसके बाद न मैं आपकी जिंदगी में रहूंगी न आप मेरी। पांचवी, मेरे परिवार को इस अनुबंध के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। उन्हें सिर्फ इतना पता होगा कि हमने प्यार करके शादी की है। आदित्य ने उसकी हर शर्त को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। ये लड़की वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, सारी शर्तें मुझे मंजूर है। विश्वनाथन मेनन ने तैयार किए गए अनुबंध के कागजात उनके सामने रखे। दोनों ने हस्ताक्षर किए। गीतांजलि, एक साधारण नर्स, कानूनी तौर पर 1 साल के लिए आदित्य वर्मा की पत्नी बनकर अभिनय करने को तैयार हो गई। मेरे संसार में स्वागत है, मिसेस गीतांजलि आदित्य वर्मा, उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ हाथ मिलाते हुए कहा। उसने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में नहीं देखा। एक नई जंग शुरू हो रही थी। अध्याय 6, वर्मा मेंशन की ओर। अनुबंध पर हस्ताक्षर के अगले दिन ही गीतू को हॉस्टल छोड़ना पड़ा। आदित्य का ड्राइवर उसे वर्मा मेंशन ले गया। शहर के मध्य में एकड़ों में फैला वो महल नुमा घर का गेट पार करते ही उसे सांस लेना मुश्किल लगा। अंदर प्रवेश करते ही वहां का ऐश्वर्य देखकर वो दंग रह गई। कीमती फर्नीचर, दीवारों पर लटके विशाल चित्र, भव्य स्तंभ, सब कुछ उसके लिए अनजान था। घर के मुख्य नौकर रामू चेतन ने उसका स्वागत किया। गीतू कुट्टी, ऊपरी मंजिल पर आपके लिए कमरा तैयार है। वह ऊपर की ओर बढ़ी तो उसने नोटिस किया कि घर के नौकर उसे घूर रहे थे। उनकी नजरों में जिज्ञासा और संदेह मिश्रित था। उसका कमरा किसी 5 स्टार होटल के स्वीट जैसा विशाल था। एक बड़ा बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल, एक छोटा सा लिविंग एरिया और बगीचे की ओर खुलने वाली एक बालकनी। अब से यही तुम्हारा कमरा है, दरवाजे पर टिके हुए आदित्य ने कहा। बगल वाला कमरा मेरा है, याद है ना, हमारे बीच सिर्फ एक अनुबंध है। मेरे मामलों में दखल मत देना, मैं भी तुम्हारे मामलों में नहीं पड़ूंगा। मुझे याद है, उसने शांत जवाब दिया। वो चले जाने के बाद उसने पूरे कमरे को देखा। इस विशाल घर में, इस ऐश्वर्य के बीच उसे पूरी तरह अकेलापन महसूस हुआ। वो बालकनी की ओर बढ़ी। नीचे खूबसूरती से सजा बगीचा दिख रहा था। उसने गहरी सांस ली। 1 साल किसी तरह टिकना होगा। पहले कुछ दिन उनके बीच बर्फ की तरह ठंडे रहे। सुबह नाश्ते की मेज पर मिलने के अलावा वे बात नहीं करते थे। वो अपने बिजनेस की व्यस्तताओं में डूबा था और वो अपनी सोच में। 1 हफ्ते बाद आदित्य ने उससे कहा, कल शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी है। मेरे कुछ करीबी बिजनेस दोस्त और कुछ रिश्तेदार आएंगे। तुम्हें सबको इंट्रोड्यूस करना है। गीतू का दिल जोर से धड़का। ये पहला इम्तिहान था। वे हमसे बहुत कुछ पूछेंगे। हम कैसे मिले, कब प्यार हुआ, वगैरह। इसके लिए हमें एक कहानी तो बनानी होगी, उसने पूछा। हाँ, चाहिए। चलो एक बनाते हैं, उसने कहा। उस रात उन्होंने अपनी प्रेम कहानी गढ़नी शुरू की। हमारी मुलाकात दादी के यहां हुई थी। मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई, आदित्य ने शुरू किया। ये सब नहीं चलेगा, कुछ ज्यादा विश्वसनीय चाहिए, गीतू ने बीच में टोका। आप एक घमंडी इंसान हैं। मेरे जैसी साधारण लड़की आपको पहली नजर में पसंद नहीं आएगी। उसके जवाब से आदित्य को गुस्सा आया। तो फिर तू ही बता। हम दादी की बातों को लेकर हमेशा झगड़ते थे। मुझे आपका घमंड पसंद नहीं था, आपको मेरा सीधा सादा स्वभाव। धीरे धीरे उन झगड़ों के बीच कब हम एक दूसरे को समझने लगे पता ही नहीं चला। कहानी ऐसी हो, आदित्य ने उसे आश्चर्य से देखा। बुरा नहीं, तुम्हें कहानियां बनाना आता है। पार्टी के दिन गीतू ने खूबसूरत साड़ी पहनकर नीचे उतरी। उसे देखकर आदित्य एक पल के लिए ठिठक गया। वो वाकई खूबसूरत थी। पार्टी में आदित्य ने उसे सबसे मिलवाया। मिलिए गीतांजलि, मेरी मंगेतर। सबने उन्हें बधाई दी, लेकिन आदित्य के चचेरे भाई विक्रम वर्मा की नजरें कुछ ठीक नहीं थीं। वो हमेशा से आदित्य से जलता था और संपत्ति पर उसकी नजर थी। तो यही है वो भाग्यशाली लड़की। विक्रम मुस्कुराते हुए उनके पास आया। आप दोनों कैसे मिले? आदित्य जैसे प्लेबॉय को तुम जैसी साधारण लड़की ने कैसे पटा लिया? उसके सवाल में व्यंग्य भरा था। आदित्य जवाब देने से पहले गीतू ने शांत स्वर में कहा, कुछ लोग सिर्फ पटाने में नहीं, प्यार से सुधारने में भी माहिर होते हैं विक्रम भैया। उसके जवाब ने विक्रम का चेहरा काला कर दिया। आदित्य ने उसे हैरानी से देखा। ये लड़की उसे बार बार चौंका रही थी। पूरी पार्टी में उसने आत्मविश्वास के साथ व्यवहार किया, चतुर सवालों का बुद्धिमानी से जवाब दिया। उस रात पार्टी खत्म होने के बाद जब सब चले गए, आदित्य ने उससे कहा, थैंक्स, आज तुमने बहुत अच्छे से संभाला। उसके शब्दों में ईमानदारी थी जिसे उसने महसूस किया। वो हल्के से मुस्कुराई। शायद यह अनुबंधी जिंदगी इतनी बुरी नहीं होगी।
लेकिन विक्रम की संदेह भरी नजरें एक खतरे की घंटी बजा रही थीं। अध्याय 8 अप्रत्याशित मोड़। पार्टी के बाद एक हफ्ता बीत चुका था। आदित्य ने कंपनी के कामों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। गीतू उस विशाल घर की एकाकीपन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। पापा का ऑपरेशन सफल होने की राहत उसे थी। उनके बीच की बर्फ अभी पूरी तरह पिघली नहीं थी, लेकिन आपसी सम्मान का एक बीज अंकुरित हो रहा था। तभी एक दिन सुबह विश्वनाथन मेनन वर्मा मेंशन में आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन एक छिपी हुई मुस्कान भी। आदित्य, गीतांजलि, मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है अंकल? आदित्य ने पूछा। मेनन ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। इसे पढ़ो। ये एक पत्र था। आदित्य ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसका चेहरा फीका पड़ता जा रहा था। ये गीतू ने देखा। ये असंभव है, वो चीखा। ये कैसे हो सकता है? क्या है आदित्य? इस पत्र में क्या है? गीतू ने उत्सुकता से पूछा। उसने पत्र को उसकी ओर उछाल दिया। उसने उसे उठाकर पढ़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये लक्ष्मी अम्मा का हस्तलिखित पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय आदित्य और गीतू, मुझे पता है कि ये सुनकर आप दोनों चौंक जाएंगे कि मैं मरी नहीं हूं। मुझे माफ करना। आदित्य, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी मृत्यु की खबर एक नाटक थी। तुम्हें जिम्मेदार बनाने का मेरा तरीका। मैं अभी हमारे पैतृक घर में हूं, वायनाड में। वसीयत की शर्तों में एक छोटा सा बदलाव और है। आप दोनों को मेरे पति पत्नी के रूप में अभी यहां आना होगा। बाकी का 1 साल आपको मेरे सामने जीना होगा। मैं देखना चाहती हूं कि मेरा पोता कैसे एक अच्छा पति बनता है। इंतजार कर रही हूं, प्यार के साथ, आपकी अपनी दादी। गीतू स्तब्ध रह गई। आदित्य गुस्से से कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसने मुझे धोखा दिया। मेरी अपनी दादी ने मुझे छला। उसने पास पड़ा फूलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब हम क्या करेंगे? गीतू ने डरते हुए पूछा। क्या करेंगे? उस बूढ़ी औरत के सामने जाकर अभिनय करेंगे, और कोई रास्ता तो है नहीं। उसने दांत पीसते हुए कहा। उसने हमारी सोच से भी बड़ा खेल खेला है। अब हमें और सावधान रहना होगा। एक छोटी सी गलती भी हमारा झूठ उजागर कर देगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब तक उनका अभिनय सिर्फ वर्मा मेंशन के नौकरों के सामने था। अब उन्हें एक ऐसी दादी के सामने 24 घंटे अभिनय करना था जो चालाक और तेज दिमाग वाली थी। खेल और खतरनाक हो चुका था। अगली सुबह ही वे वायनाड के लिए रवाना हो गए। शहर की भीड़ और शोर को पीछे छोड़ते हुए उनकी कार हरे भरे रास्तों पर बढ़ चली। पूरी यात्रा में दोनों खामोश रहे। आदित्य के चेहरे पर गुस्सा और गीतू के चेहरे पर चिंता छाई थी। वायनाड की पहाड़ियों और चाय के बागानों को पार करते हुए एक छोटे से गांव के बीच बने वर्मा थरवाद पैतृक घर के सामने कार रुकी। छत पर टाइल्स, लकड़ी की नक्काशी और पुराने वैभव को दर्शाता एक विशाल घर। इसके चारों ओर खूबसूरत बगीचा और सब्जियों का खेत था। वे कार से उतरे तो बरामदे की आराम कुर्सी पर बैठी लक्ष्मी अम्मा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। उस मुस्कान में एक विजयी भाव छिपा था, ऐसा आदित्य को लगा। आओ बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वे खड़ी हुईं। आदित्य ने अनिच्छा से उनके पैर छूकर प्रणाम किया। गीतू ने भी वैसा ही किया। थक गए हो? अंदर आओ। अंदर पहुंचते ही घर के नौकर गोपालन चेतन ने उन्हें नारियल पानी दिया। गोपाल, बच्चों का कमरा तैयार है ना? लक्ष्मी अम्मा ने पूछा। हाँ अम्मा, ऊपरी मंजिल का दक्षिणी कमरा। अरे दक्षिणी कमरा? आदित्य को तो बचपन से वो पसंद नहीं। उसे हवादार और रोशनी वाला उत्तरी कमरा पसंद है ना? वही कमरा दो, दादी ने कहा। आदित्य चौंका। थरवाद का सबसे बड़ा कमरा उत्तरी कमरा था। एक ही कमरा? दादी, वो हमें 2 कमरे, उसने कहना चाहा। 2 कमरे क्यों बेटा? नई नई शादी करने वाले बच्चे साथ में ही तो रहते हैं। वो मेरा और तुम्हारे दादाजी का कमरा था। उस कमरे में रहने से तुम दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, उन्होंने मासूमियत से कहा। आदित्य और गीतू ने असहाय होकर एक दूसरे को देखा। दादी ने पहला दांव चल दिया था। उनके पास एक ही कमरे में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक ही कमरे में रहना उनके लिए नई चुनौती थी। उस विशाल कमरे के एक कोने में आदित्य ने और दूसरे कोने में गीतू ने अपना इलाका बना लिया। उनके बीच एक अदृश्य सीमा रेखा थी। दादी का इम्तिहान अगले दिन से ही शुरू हो गया। गीतू बेटी, नाश्ते के दौरान दादी ने पुकारा। आज दोपहर को तुम आदित्य के लिए उसकी पसंद का कुछ खास बनाओ। मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारा हुनर कैसा है। गीतू चौंकी। उस अकड़बाज को क्या खाना पसंद है, ये उसे कैसे पता? उसने मदद के लिए आदित्य की ओर देखा। वो उसकी ओर देखे बिना खाना खाता रहा। रसोई में पहुंचकर वो सोच में पड़ गई कि क्या करे। दादी पास में ही थीं। उसने धीरे धीरे सब्जियां काटना शुरू किया। क्या सोच रही हो बेटी? उसे मछली के व्यंजन बहुत पसंद है।
खासकर नारियल के दूध वाली मछली करी। उसे तुम्हारे हाथ की बनी करी देखना बहुत पसंद होगा, दादी ने एक संकेत दिया। गीतू को राहत मिली। उसने स्वादिष्ट मछली करी और चावल बनाए। दोपहर के भोजन में आदित्य को मछली करी खाते देख दादी ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। कैसी लगी आदित्य? अच्छी है, उसने गीतू की ओर बिना देखे कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। उस शाम दादी अपनी पुरानी शादी की एल्बम लेकर आईं। बैठो बच्चों, उन्होंने उन्हें पास बुलाया। हर पन्ना पलटते हुए उन्होंने अपने और अपने पति की प्रेम कहानियां सुनाई। प्यार का मतलब बड़ी बड़ी चीजें करना नहीं है, छोटी छोटी फिक्र, एक नजर, एक बात, यही प्यार छिपा होता है। उनके शब्द आदित्य और गीतू के दिल में चुभ गए। दिन बीतते गए। एक रात आदित्य को तेज बुखार हो गया। वह कांपते हुए कंबल ओढ़कर लेटा था। गीतू ने एक नर्स की स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ उसके पास जाकर उसका माथा छुआ। उसे तेज गर्मी महसूस हुई। उसने तुरंत ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर रखा, दवा दी। पूरी रात वो बिना सोए उसके पास बैठी रही। बुखार की बेहोशी में जब आदित्य ने आंखें खोली तो उसने देखा कि गीतू उसके लिए जाग रही है। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसा किया था। उसकी मां को भी इसके लिए वक्त नहीं मिला था। उसके कठोर दिल के किसी कोने में एक नन्हा सा स्रोत फूट पड़ा। अनजाने में उसने गीतू का हाथ धीरे से पकड़ लिया। वो चौंकी, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उस स्पर्श में उनके अनुबंध की सीमाएं धुंधली पड़ रही थीं। ये सब खिड़की की आड़ से देख रही लक्ष्मी अम्मा की आंखें खुशी से भर आईं। थरवाद के शांत दिनों के बीच एक दिन विक्रम वर्मा की कार धूल उड़ाती हुई आई। दादी से मिलने के बहाने वो आया था, लेकिन उसका असली मकसद आदित्य और गीतू की जासूसी करना था। पार्टी में गीतू के जवाब ने उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई थी। उसे यकीन था कि इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। वाह, यही है न थरवाद, क्या माहौल है, रोमांस के लिए बिल्कुल सही जगह, वो अंदर आते हुए हंसकर बोला। आदित्य ने उसे गुस्से से घूरा। तू यहां क्या करने आया? क्यों, मुझे यहां आने में क्या दिक्कत है? दादी से मिलने आया हूं, और तेरी नई जिंदगी कैसी चल रही है ये जानने की भी उत्सुकता है। विक्रम के आने से घर का माहौल बदल गया। उसने उनसे कटाक्ष भरे सवाल शुरू कर दिए। क्या बात है गीतू, हनीमून के लिए कहीं गए नहीं, या वायनाड में ही हनीमून मना रहे हो? हमें यात्राओं से ज्यादा दादी के साथ वक्त बिताना पसंद है, गीतू ने बिना हिचके जवाब दिया। जब विक्रम को गीतू अकेले में मिली तो उसने फिर सवालों की बौछार की। तुम्हारे घर वाले यहां दिखाई नहीं दे रहे, क्या उन्हें इस रिश्ते से कोई दिलचस्पी नहीं, या आदित्य को उन्हें यहां बुलाने में शर्मिंदगी महसूस होती है? मेरे पिताजी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वे नहीं आए, जल्दी ही आएंगे, उसने बात को टाल दिया। विक्रम की चालबाजियां वहां भी खत्म नहीं हुई। एक दिन जब सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, उसने बात को उनके प्रेम की ओर मोड़ दिया। आदि, तुमने गीतू को प्रपोज कैसे किया था? क्या फिल्मों की तरह घुटनों पर बैठकर अंगूठी दी थी? आदित्य और गीतू एक पल के लिए घबरा गए। उन्होंने ऐसी कोई कहानी तैयार नहीं की थी। आदित्य के हकलाने से पहले गीतू ने चतुराई से बात संभाल ली। वो सब तो फिल्मों में ही होता है विक्रम भैया, सच्चे प्यार को ऐसे नाटकों की जरूरत नहीं। एक नजर, एक बात काफी है एक दूसरे को समझने के लिए, है ना आदि? उसने प्यार से आदित्य की आंखों में देखा। उसकी उस नजर और सवाल में आदित्य एक पल के लिए खुद को भूल गया। उसने अनजाने में सिर हिला दिया। हाँ, गीतू ने जो कहा वही सही है। उनकी केमिस्ट्री देखकर विक्रम को जवाब नहीं सूझा, लेकिन उसके शक और बढ़ गए। जाते वक्त उसने आदित्य से कहा, संभल कर आदि, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अगर इसमें कोई धोखा है तो मैं उसे जरूर बाहर लाऊंगा। विक्रम के जाने के बाद आदित्य और गीतू को राहत मिली, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि खतरा उनके पीछे ही है। उनका दुश्मन ताकतवर है और उन्हें हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस एहसास ने उन्हें और करीब ला दिया। अब उन्हें एक साथ खड़े रहना था। कुछ दिनों बाद तड़वाड़ में एक अप्रत्याशित मेहमान और आया। आधुनिक कपड़ों में आत्मविश्वास से भरी एक युवती, नताशा, आदित्य की पुरानी प्रेमिका। आदू, डार्लिंग। वो दौड़कर आई और आदित्य को गले लगा लिया। आदित्य ने चौंककर उसे दूर किया। नताशा, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूं। सुना कि तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। उसने गीतू को सिर से पांव तक देखा। ओह, तो ये है वो, एक देहाती लड़की। आदि, तुम्हें बस यही मिली? उसके शब्दों में तिरस्कार था। गीतू का चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य ने गुस्से से नताशा की ओर देखा। शिष्टाचार से बात कर। ये गीतांजलि है, मेरी पत्नी। तभी दादी वहां आ गईं। ये कौन है? नताशा बेटी, आओ, अंदर आओ। क्या मैंने बुलाया था? दादी के सवाल से आदित्य ने उन्हें घूरा। उसे समझ आ गया कि ये दादी का अगला इम्तिहान है। नताशा की मौजूदगी ने गीतू को बहुत परेशान किया।
वह आदित्य के करीब रहने और पुरानी बातें उठाकर गीतू को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। आदि, याद है हम पेरिस गए थे, स्विट्जरलैंड में स्कीइंग की थी। इस लड़की के लिए वो सब सपना ही रहेगा, है ना? उसने तंज कसा। गीतू चुपचाप रसोई में चली गई। उसकी आंखें भर आई थीं। उसे लगा कि वह आदित्य की दुनिया में फिट नहीं है। वो सिर्फ एक अभिनय है, ये सच उसे दुख दे रहा था। उस रात नताशा के जाने के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। तू उसकी बातों से क्यों परेशान हो रही है? आखिरकार आदित्य ने चुप्पी तोड़ी। वो एक खत्म हो चुका चैप्टर है। खत्म हो चुका हो, लेकिन तुम दोनों के बीच ज्यादा फासला नहीं है। तुम्हारी दुनिया एक है, मैं उसमें एक बाहरी हूं। गीतू की आवाज कांप रही थी। आदित्य उसके पास आया। गीतू, बात यह नहीं कि मेरी दुनिया पहले क्या थी, बात यह है कि अब क्या है। अब तुम मेरी दुनिया हो। उसके शब्द पूरी तरह सच न थे, लेकिन उनमें ईमानदारी की एक चिंगारी थी। उसने गीतू के कंधे पर हाथ रखा। नताशा को यहां दादी ने बुलाया था, हमें आजमाने के लिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसके शब्दों ने गीतू को राहत दी। उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। नताशा का आना उल्टा असर कर गया। इसने आदित्य और गीतू को और करीब ला दिया। एक साझा दुश्मन का सामना करने वालों की तरह वे एक टीम बन गए। एक रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए आदित्य बोलने लगा। तुम्हें मेरे मम्मी पापा के बारे में क्या पता है? गीतू चुप रही। उनकी दुनिया सिर्फ बिजनेस थी, पैसा, पार्टियां, शोहरत। उसमें अपने बेटे को याद करने का वक्त नहीं मिला। जितना मुझे याद है, मैं नौकरों के साथ बड़ा हुआ। प्यार क्या होता है मैंने कभी नहीं जाना। शायद इसलिए मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं हुआ। पहली बार आदित्य अपना दिल खोल रहा था। उसकी आवाज में दर्द को गीतू ने महसूस किया। बाहर से दिखने वाला अहंकारी करोड़पति नहीं, बल्कि प्यार की तलाश में एक साधारण इंसान था वो। सिर्फ दादी मेरे पास थी, लेकिन उनके पास भी बिजनेस की व्यस्तता थी। इसलिए मैं ऐसा बन गया, एक गैर जिम्मेदार इंसान। वो तिरस्कार से हंसा। ऐसा नहीं है, गीतू ने पहली बार उसे टोका। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आपके अंदर एक अच्छा दिल है, मैंने उसे देखा है। उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया। वो उसे देखता रहा। अब तू बता, तेरा सपना क्या है? वो एक पल हिचकिचाई, फिर बोली, मैं एक छोटा सा क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, गरीबों की मदद के लिए। मेरे पिताजी की तरह किसी को पैसे की कमी से इलाज के बिना तड़पना ना पड़े। उसकी आंखों की चमक को उसने देखा। उसे लगा कि उसके सपनों की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मैं तेरा सपना पूरा कर दूंगा, उसने कहा। नहीं, उसने तुरंत कहा, मेरा सपना मैं अपनी मेहनत से पूरा करूंगी। वही उसकी जीत होगी। उसके आत्मसम्मान ने उसे फिर से आकर्षित किया। उस रात उनके कॉन्ट्रैक्ट की दीवारें पूरी तरह ढह गईं। उनके बीच आपसी सम्मान और समझ का एक पुल बन गया। अगले हफ्ते गांव के मंदिर में उत्सव था। चेन्नमेलम थेयम कथकली के साथ पूरा गांव उत्साह में डूबा था। बच्चों, तुम दोनों उत्सव में जाओ, दादी ने कहा। आदित्य को बिल्कुल रुचि नहीं थी। दादी, इस शोर शराबे में तू अकेले थोड़े जा रहा है, गीतू है ना साथ में। उसे गांव और रीति रिवाज दिखा। अच्छे पति ऐसा ही करते हैं, दादी ने हंसकर कहा। उनके पास कोई चारा नहीं था। गीतू ने खूबसूरत सिल्क की साड़ी और ब्लाउज पहना, मोगरे के फूल सजाए। आदित्य ने सफेद धोती और शर्ट पहनी। आईने में खुद को देखकर उसे खुद अजनबी लगा। वे उत्सव के मैदान में साथ चले। भीड़ और शोर ने उसे परेशान किया, लेकिन गीतू के चेहरे की खुशी देखकर वो सब भूल गया। वो बच्चे की तरह हर चीज को देखकर हैरान थी। अरे वहां देखो, कथकली। उसने उसका हाथ पकड़कर खींचा। उसने गीतू के लिए चूड़ियां खरीदी। उन्हें उसकी कलाई में डालते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने एक हार खरीदा और गीतू की गर्दन में डाला। उन पलों में वे भूल गए कि वे अभिनय कर रहे हैं। भीड़ में किसी ने जानबूझकर गीतू को धक्का मारा। वो डरकर चीख पड़ी। अगले ही पल आदित्य ने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। हिम्मत है तो एक बार और छूकर दिखा, वो गर्जा। एक ही मुक्के में वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? आदित्य चिल्लाया। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। गीतू डरकर उसका हाथ पकड़ लिया। बस कर, आदि, चलो। उसकी आवाज सुनकर उसे होश आया। उसने जो किया उस पर उसे खुद हैरानी हुई। मेरी पत्नी शब्द उसके दिल से निकला था। वो गीतू को लेकर भीड़ से बाहर निकल गया। वायनाड में आदित्य और गीतू को बिना बताए एक और नाटक चल रहा था। विक्रम वर्मा ने अपनी तहकीकात को गीतू के गांव तक पहुंचा दिया था। उसने गीतू का घर ढूंढ निकाला। एक सुबह वो गीतू के घर पहुंचा। वहां सिर्फ उसकी मां और छोटा भाई थे। मैं आदित्य का कजिन हूं, गीतू की शादी में नहीं आ सका। सोचा खुद आकर बधाई दूं। उसने नम्रता से बात शुरू की। उसके व्यवहार में वे फंस गए। उसने उन्हें महंगे तोहफे दिए। बातचीत के दौरान उसने चालाकी से गीतू के पिता के ऑपरेशन का जिक्र छेड़ा।
सुना ऑपरेशन हो गया, काफी पैसा लगा होगा ना, आदि ने बहुत मदद की होगी। हाँ बेटा, वो भगवान की तरह पैसा लेकर आया, मां ने कहा। विक्रम के होठों पर क्रूर मुस्कान उभरी। उसने दिया नहीं अम्मा, वो आपकी बेटी की कीमत थी, 1 साल तक उसकी पत्नी बनकर अभिनय करने की कीमत। 1 करोड़ रुपए। ये बात उस मां और भाई के कानों में बिजली की तरह गिरी। उन्हें यकीन नहीं हुआ। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मां रोने लगी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। वर्मा ग्रुप की संपत्ति हासिल करने का एक नाटक है ये। आपकी बेटी ने पैसे के लिए आपको भी धोखा दिया। उसने सांप की तरह उनके मन में जहर भरा। उसके जाने के बाद वो घर मातम में डूब गया। मां का रोना देखकर गीतू के भाई ने उसे फोन किया। दीदी, यहां आए उस आदमी ने जो कहा, क्या वो सब सच है? तुमने हमें बेच दिया? उसके सवाल ने गीतू के दिल को तीर की तरह चीर दिया। उसे जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले। फोन उसके हाथ से गिर गया। वो टूटकर बैठ गई। उसका रोना सुनकर आदित्य दौड़ा आया। गीतू, क्या हुआ? किसका फोन था? वो बोल नहीं पाई। उसने गीतू का फोन उठाया और कॉल लिस्ट देखी। घर से कॉल थी। उसे सब समझ आ गया। विक्रम, उसने दांत पीसे। वो टूटी हुई गीतू के पास गया। पहली बार उनके कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तों को ताक पर रखकर उसने उसे दोनों हाथों से गले लगाया। उसका सिर अपने सीने से लगाया। रो मत, मैं साथ हूं। चाहे कोई भी मुसीबत आए, हम मिलकर सामना करेंगे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके सीने से लगकर गीतू फूट फूट कर रोई। उस पल अभिनय का आखिरी पर्दा भी गिर गया। उनके दिल एक हो गए। आदित्य के सीने से लगकर रोते रोते गीतू धीरे धीरे शांत हुई। उसकी मौजूदगी ने उसे जो हिम्मत दी वो कम नहीं थी। हमें मेरे घर जाना होगा, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे उनसे सब कुछ खुलकर बताना है। मैं उन्हें और गलतफहमी में नहीं रख सकती। आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हम जाएंगे, साथ जाएंगे। हर सवाल का जवाब हम मिलकर देंगे। उनकी बातचीत दरवाजे के पीछे से सुन रही लक्ष्मी अम्मा का दिल भर आया। उन्हें विक्रम की चाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने उनके बच्चों को और करीब ला दिया। इससे उन्हें खुशी हुई। वह कमरे में आई। तुम्हें जाना चाहिए बच्चों। सच जितनी जल्दी उन्हें पता चले उतना अच्छा। गलतफहमियां रिश्तों को बर्बाद कर देती हैं। दादी, आपको सब पता था ना? गीतू ने पूछा। हाँ बेटी, तुम्हारी हर नजर को मैं देख रही थी। अभिनय से परे तुम्हारे मन में क्या हो रहा है मुझे पता था। अब तुम्हें जाने का वक्त है। जाओ और अपनी बेगुनाही साबित करो। उसी दोपहर वे गीतू के घर के लिए निकल पड़े। उस छोटे से घर के सामने कार रुकी तो गीतू का दिल धड़कने लगा। घर खामोश था। दरवाजा उसकी मां ने खोला। गीतू को देखते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके साथ हाथ पकड़े खड़े आदित्य को देखकर वे एक पल के लिए ठिठक गईं। तू यहां क्यों आई? हम सबको सबके सामने शर्मिंदा करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा? मां की आवाज कांप रही थी। अम्मा, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। पैसे के लिए अपनी जिंदगी बेचने की हद तक तू बढ़ गई? अंदर बिस्तर पर लेटे गीतू के पिता उनकी आवाज सुनकर उठ बैठे। उनकी आंखों में दर्द और निराशा थी। गीतू का भाई उसे गुस्से से घूरता हुआ कमरे के एक कोने में खड़ा था। गीतू अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ी थी। आदित्य आगे आया। अम्मा, इसमें गीतू की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए आदित्य बोलने लगा। आपकी बेटी को इस हाल में धकेलने वाला मैं हूं। अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए मैंने उसे मजबूर किया। उसकी मजबूरी का मैंने फायदा उठाया। पिताजी के ऑपरेशन का हवाला देकर मैंने उसे धमकाया। उसके हर शब्द को सुनकर गीतू का परिवार हैरान था। इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसे आपके सामने सिर झुकाने की नौबत लाने की गलती मेरी है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसने उनके सामने हाथ जोड़े। शुरुआत में यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक अभिनय। लेकिन गीतू के साथ जीने के बाद मुझे जिंदगी का मतलब समझ आया। प्यार क्या है ये जाना। उसकी अच्छाई, उसका प्यार, उसका आत्मसम्मान, इन सब ने मुझे बदल दिया। अब मेरे लिए मेरी संपत्ति से ज्यादा कीमती वो है। वो गीतू की ओर मुड़ा और उसका हाथ पकड़ा। गीतू, सबके सामने मैं पूछ रहा हूं, अब तक हम अभिनय कर रहे थे, लेकिन अब मैं और अभिनय नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी भर मेरे साथ रहने, मेरी पत्नी बनने के लिए क्या तुम तैयार हो? उसकी आंखों की सच्चाई देखकर गीतू की आंखें भर आईं। आसपास की हर चीज को भूलकर उसने उसके हाथों को कसकर पकड़ा। उसकी खामोशी उसका हाथ ही। अम्मा, पिताजी, मैं आपकी बेटी को सोने की तरह संभालूंगा, उसे कभी रुलाने नहीं दूंगा। हमें एक मौका दीजिए। गीतू के पिता चुपचाप उन्हें देख रहे थे। उनके मन में तूफान उठ रहा था। गीतू का परिवार यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे। तभी घर के आंगन में एक और कार रुकी।
उसमें से उतरी लक्ष्मी अम्मा को देखकर सब हैरान रह गए। वो सीधे अंदर आईं। मेरे बच्चों की वजह से आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूं, उन्होंने गीतू के माता पिता से हाथ जोड़कर कहा। यह सारा नाटक मैंने रचा था, अपने पोते को सही रास्ते पर लाने का मेरा तरीका। वो पैसे के घमंड में रिश्तों की कीमत भूल रहा था, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चाहती थी कि उसे एक अच्छी जीवन साथी मिले। उसी खोज ने मुझे गीतू बेटी तक पहुंचाया। वो गीतू के पास गईं। पहली मुलाकात में ही मुझे पता चल गया था कि यही मेरे आदित्य के लिए सही लड़की है। उसकी सहनशीलता और प्यार मेरे बेटे को बदल देगा, मुझे यकीन था। इसलिए मैंने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई और वसीयत में ऐसी शर्त रखी। मेरे हिसाब गलत नहीं हुए, वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। आदित्य अब वह पुराना इंसान नहीं है। उसने प्यार करना सीख लिया, जिम्मेदारियां उठाना सीख लिया। आपकी बेटी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ नहीं कहा था। वो मेरे पोते की जिंदगी को सही रास्ते पर लाने में मदद कर रही थी। इसके लिए मैं उसकी आभारी हूं। अब आप सबकी सहमति से मैं चाहती हूं कि गीतू बेटी मेरे पोते की असली पत्नी बने, वर्मा परिवार की दिया बने। दादी के शब्दों की सच्चाई और प्यार ने सबके दिल को छू लिया। गीतू के पिता धीरे से बिस्तर से उठे। वे आदित्य और गीतू के पास आए। उन्होंने उनके हाथ एक साथ जोड़े। मेरी बेटी को मत रुलाना, उनकी आवाज कांप रही थी। वो खुश रहे, बस इतना काफी है, ये उनकी सहमति थी। सबकी आंखें खुशी से भर आईं। गीतू की मां दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसका भाई आदित्य का हाथ पकड़कर हंसा। विक्रम की चाल ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जोड़ दिया। जब वे तड़वाड़ लौटे तो कार की खामोशी में प्यार की खुशबू थी। घर पहुंचकर आदित्य ने गीतू का हाथ पकड़ा और उनके कमरे की ओर चला। अब इस कमरे में कोई दीवारें नहीं गीतू, सिर्फ हम हैं। उसने उसे अपने गले से लगाया। बाहर उनकी खुशी देखकर लक्ष्मी अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उनकी प्रार्थना पूरी हो चुकी थी। उस दिन से वर्मा तड़वाड़ में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अभिनय के मुखौटों के बिना दिल से एक हुए आदित्य और गीतू के प्यार का अध्याय।